जी, अब हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उनसे डिफरेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 13 इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी बेसिकली मैसेजेस का वो पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन है, या आप समझ लें कि मैसेजेस में से इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, उसको अगर हमने डिटरमिन करना हो और मैसेज को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करना हो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, उसको इंफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे बेसिकली कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन कितनी है। अच्छा, मैसेज जो है ना, हमेशा याद रखें कि मैसेज एक वाइड टर्म है और इंफॉर्मेशन एक नैरो टर्म है। हर मैसेज इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि हर इंफॉर्मेशन मैसेज है। जिस तरह आप सेट और सबसेट नहीं कहते कि एक सेट और एक सबसेट है। अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो हम देखते हैं। बेसिकली मैसेज, सारा मैसेज इंफॉर्मेशन नहीं होता। मैसेज की कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं अभी। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे आपके पास, जी जैसे हम देख लेते हैं इसको, ये एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देयर विल बी डे लाइट टुमारो, ठीक है। एक ये मैसेज आपको मिला है। एक और मैसेज आपको मिला है यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेड्स ईरान, और तीसरा मैसेज आपको मिला है ईरान इन्वेड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अब 3 मैसेजेस आपको मिले हैं, ठीक है। इन तीनों में से इंफॉर्मेशन किस में ज्यादा है? पॉइंट 3 में इसलिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्यों? क्योंकि ये एक रूटीन है। ये वो चीज है जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फुल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसकी। और अगर हम 1 से 3 की तरफ जाएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, और थर्ड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसका ये मतलब है कि जितनी प्रोबेबिलिटी कम होगी इतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। सो इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। एक मैसेज के अंदर मैसेज के जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो जितनी कम होगी उतनी उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, प्रूफ भी करते हैं। थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल गया ना, क्या डिफरेंस है मैसेज और इंफॉर्मेशन में। डिस्कस सो फार नन प्रोड्यूसेस एरर फ्री कम्युनिकेशन। अब तक जितनी भी हमने कम्युनिकेशन पढ़ी है कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें एरर ना हो। और एरर हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि जब हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन से रिसीविंग तक उसने जिन जिन ब्लॉक से, जिस पाथ से गुजरना है, वो अपना अपना उसमें जो है वो नॉइज जनरेट करेंगे। इसकी वजह से सिग्नल में एरर आ जाएगा। We may be able to improve the accuracy in digital signals by reducing the error probability. तो जितना probability error का हम कम करेंगे उतनी accuracy बढ़ती जाएगी। But it appears that as long as channel noise exists, our communication cannot be error free. For example, अगर हम digital system में error की बात करें तो probability of error is equal to e raised to power minus k EB। ये आपके सामने लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस के ईबी। अब ईबी क्या है? ईबी बेसिकली बिट एनर्जी है। अगर हम बिट एनर्जी बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग ईबी द बिट एनर्जी, यू कैन रिड्यूस पीई, क्योंकि ये इसकी पावर में है, एक्सपोनेंट की पावर में नेगेटिव पावर है। तो जितना ईबी ज्यादा होगा उतना ओवरऑल ये टर्म छोटी होती जाएगी। जो आपको पता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का इस किस्म का बनता है प्लॉट। नाउ द सिग्नल पावर क्या होता है? सिग्नल पावर एस आई इज इक्वल टू ईबी इंटू आरबी। कैसे? ईबी बिट एनर्जी और आरबी बिट रेट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सिग्नल की एनर्जी आ जाएगी। हेंस इंक्रीजिंग ईबी मींस इंक्रीजिंग द सिग्नल पावर एसआई, यानी ईबी अगर बढ़ेगा तो एसआई भी बढ़ेगा फॉर अ गिवन बिट रेट। डिक्रीजिंग द बिट रेट आरबी फॉर अ गिवन पावर और बोथ, बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस एसआई कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। तो ईबी को हम इतना नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एक खास लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। यानी सिग्नल पावर जो है वो एक खास लेवल से ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बिट रेट जो है वो हमने आरबी जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक होगा।
अब अगर हम ईबी बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा ही बढ़ता जाएगा, लेकिन इसको हम एक खास हद तक नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी एक खास हद से ज्यादा काम हम नहीं कर सकते। Hence, to reduce PE further, we must reduce RB, the rate of transmission of information digits. लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन रेट स्लो कर देंगे तो क्या होगा? क्लाउड कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा। Thus, the price to be paid for reducing PE is a reduction in the transmission rate. So, to make PE approaches to zero, यानी अगर हम probability of error zero बनाना चाह रहे हैं, तो RB must also approach to zero. तो bit rate zero हो जाएगा, इसका मतलब है कोई communication नहीं हो रही। Hence, it appears that in the presence of channel noise, it is impossible to achieve error-free communication. Thus, communication engineers, until the publication of Shannon's seminar, showed that for a given channel, as long as the rate of information digits per second be transmitted is maintained within a certain limit, determined by the physical channel. Physical channel वो channel है जिसके through हम अपने signal को transmit करके दूसरे end पे receive कर रहे हैं. It is possible to achieve error-free communication. तो बेसिकली ये जो रिलेशन था, इन शॉर्ट हमें ये बता रहा था कि हम एक खास डाटा रेट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम नहीं कर सकते, लेकिन जो शैनन है, शैनन प्रिंसिपल, हम आगे चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे भी, वो हमें ये बताता है कि आप शैनन की इक्वेशन को यूज करके पीई को अप्रोक्सीमेटली जीरो लेके जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू मेक आरबी जीरो। बिट रेट को कम किए बगैर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम कर सकते हैं। सच गोल कैन बी अटेन्ड बाय मेंटेनिंग आरबी बिलो सी। तो बिट रेट एक खास लिमिट सी से कम हो, विच इज कॉल्ड द चैनल कैपेसिटी। Shannon's paper is that the presence of random disturbance in a channel does not by itself define any limit on the transmission accuracy. इन्होंने असल में शैनन ने ये प्रूफ किया था कि जो डिस्टर्बेंस है उससे एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Instead, it defines a limit on the information rate. बेसिकली जो शैनन ने प्रिंसिपल दिया था वो मैसेज के ऊपर नहीं दिया था, उसने इंफॉर्मेशन रेट के ऊपर दिया था। अब हम इंफॉर्मेशन रेट की बात कर रहे हैं, for which an arbitrarily small error can be achieved. इंफॉर्मेशन रेट को अगर हम कंट्रोल करें तो हम एरर रेट, बिट एरर रेट, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम कर सकते हैं। We have been using the phrase rate of information transmission as if information could be measured. अब हम जो बातें कर रहे हैं वो मैसेज की नहीं कर रहे हैं बल्कि इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं। So we will now discuss information content of a message. अब हम देखते हैं कि किसी भी मैसेज में इंफॉर्मेशन कंटेंट कितना होता है। उसके लिए दो अप्रोचेज हैं, एक कॉमन सेंस अप्रोच है और एक इंजीनियरिंग सेंस अप्रोच है। अभी हमने ये कॉमन सेंस अप्रोच देखी है जिसमें हमने ये वेरीफाई किया है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी मैसेज की जितनी कम होगी उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा होगा। So we can say that I is inversely proportional to log of P. If P is the probability of occurrence of a message, ठीक है, probability of occurrence of a message यानी कोई इवेंट है जो मैसेज में जो चीज लिखी हुई है उसके अकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है, एंड आई इज द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द मैसेज। मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी है? इट इज एविडेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन दैट व्हेन P approaches 1, I approaches 0, जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, देयर विल बी डे लाइट टुमारो, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन 0 है। एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू 0, यानी अगर मैं आपको कहूँ अभी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि आपके जो पेपर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना, 0 है, लेकिन ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज होगी ना, इंफॉर्मेशन होगी ना बहुत बड़ी इसमें, ऐसी है। इसलिए जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होगी उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट आई द इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ पी। इसी तरह इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन कैसे मेजर करते हैं? एन इंजीनियर इज पॉसिबल फॉर द इफेक्टिव एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। बेसिकली अगर कम्युनिकेशन के एरिया में कोई बंदा जॉब करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मैसेजेस को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करे। फॉर दिस सर्विस द इंजीनियर विल चार्ज द कस्टमर एंड अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? बट इन रियलिटी द इंजीनियर विल चार्ज द कस्टमर इन प्रोपोर्शन टू द टाइम that the message occupies the channel bandwidth for transmission. तो सबसे important resource जो है किसी भी communication में वो क्या है? bandwidth है। तो किसी भी यूजर ने कितनी देर के लिए bandwidth ऑक्यूपाई किया है
तो उसके मुताबिक उसको चार्ज किया जाएगा। इन शॉर्ट, फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज is proportional to the minimum time required to transmit the message। ये पॉइंट जरा इसको समझने की कोशिश करें। The amount of information in a message is proportional to the minimum time required to transmit the message। जिस मैसेज के लिए कम टाइम चाहिए होगा उस मैसेज की इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगी। कैसे इसको प्रूव करते हैं? We shall now show that this concept of information also leads to the same equation 13.1 जो अभी हमने देखी है। This implies that a message with higher probability can be transmitted in a shorter time। जी, जिसकी probability ज़्यादा है उसको थोड़े टाइम में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं than that required for a message with lower probability। जिस मैसेज की probability कम है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ट्रांसमिट होने के लिए, वो ज़्यादा देर के लिए बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगा। जिसकी अकरेंस, जिसकी probability ज़्यादा होगी वो थोड़े टाइम में ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस फैक्ट में बी वेरीफाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक कोडिंग टेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड में क्या होता है? बेसिकली डैश और डॉट के थ्रू कोड बनाया जाता है। डैश का मतलब होता है कि ए और डॉट का मतलब होता है माइनस ए, यानी दो सिंबल्स हैं। इन दो सिंबल्स को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट कोड वर्ड्स बना देते हैं। ईच लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंबल्स। तो ए और माइनस ए से फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक कोड वर्ड बन गया which has a certain length। ठीक है, अगर हम 3 दफा लिख देंगे ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल सी को। अगर हमने लिख दिया ए माइनस ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन शॉर्टर कोड वर्ड्स आर असाइंड टू लेटर्स ई टी ए एंड ओ विच अकर मोर फ्रिक्वेंटली। तो होता क्या मोर्स कोड में, इस कम्युनिकेशन में? अब ये आपको समझने की बात है जो हमने बात की है ना, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो ज्यादा टाइम लेती है। उसका ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये जो लेटर्स हैं ई टी ए और ओ, ये वो लेटर्स हैं जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक सेंटेंस उठा के, पैराग्राफ उठा के यहाँ से पढ़ें तो आपको इसमें ये लेटर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इनके लिए शॉर्टर कोड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में लॉन्गर कोड वर्ड्स आर असाइंड टू लेटर्स सच एज X, K, Q and Z which occur less frequently। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है, जो कि लेस फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं, उनको लॉन्गर कोड वर्ड्स दिए जाते हैं। जिनकी लेंथ, जिनके कोड वर्ड्स शॉर्ट होते हैं वो लेटर्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ईच लेटर में भी कंसिडर्ड टू बी अ मैसेज। अब यहाँ पे आप बेशक एक लेटर को मैसेज कंसिडर कर लें। इट इज ऑब्वियस दैट द लेटर्स दैट अकर मोर फ्रीक्वेंटली, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, need a shorter time to transmit than those with smaller probability of occurrence, जिनकी probability कम है। We shall now show that on the average the time required to transmit a symbol or message with probability of occurrence p is indeed related to log 1 over p। For example, let us begin with the case of binary messages। हम बात करते हैं binary messages की। M1 और M2 दो ही levels हैं, दो messages हैं, ठीक है, और दोनों इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली किनको कहते हैं? यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें M1 की जितनी अकरेंस की पॉसिबिलिटी उतनी ही अकरेंस की पॉसिबिलिटी M2 की है। We may use binary digits to encode these messages representing M1 by 0 and M2 by 1। Really we must have a minimum of 1 binary digit। हाँ जी, अब दो मैसेजेस हैं तो हमें कितने बाइनरी डिजिट्स चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 बाइनरी डिजिट का मतलब है कि 2 raised to 1 is equal to 2। तो हम इसके थ्रू 2m या 2 लेवल्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एक बिट से। नेक्स्ट, लेट्स से क्या हम कहते हैं कि हमारे पास 4 इक्वी प्रोबेबल मैसेजेस हैं, M1, M2, M3, M4। अब इन 4 मैसेजेस को अगर आपने ट्रांसमिट करना हो, M1, M2, M3, M4 चारों इक्वी प्रोबेबल है, उसके लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 2 बिट्स चाहिए होंगी। 2 raised to power 2 is 4। If these messages are encoded in binary form, we need a minimum of 2 binary digits per message। ठीक हो गया? Each binary digit can assume to have 2 values। कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 2 मैसेजेस के लिए 1 बिट, 4 मैसेजेस के लिए 2 बिट्स। It is clear that each of these 4 messages, अब देखें, अब ये भी इक्वी प्रोबेबल है। It is clear that each of these 4 messages takes twice as much transmission time
as that required by each of the two equiprobable messages and hence contains twice as much information. M1 M2 दो मैसेजेस थे, इनकी प्रोबेबिलिटी इक्विप्रॉबेबल का मतलब है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना? यस सर। अच्छा, अब 4 मैसेजेस हैं M1 M2 M3 M4। मैं कहता हूँ कि ये तमाम इक्विप्रॉबेबल है। इसमें एक मैसेज की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, इसमें एक मैसेज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1/4 इज लेस देन हाफ, तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसमें कितनी बिट्स चाहिए थी? 1 बिट चाहिए थी। तो दोनों इस मैसेज को ट्रांसमिट करें या इस मैसेज को ट्रांसमिट करें, कौन सा ज्यादा बैंडविड्थ ऑक्युपाई करेगा, ये या ये? 2 वाला ज्यादा करेगा ना, क्योंकि इसको 2 बिट्स चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी उतने ज्यादा टाइम के लिए बैंडविड्थ की ऑक्युपेंसी होगी। तो सिमिलरली अगर हम जो है वो 8 की प्रोबेबल मैसेजेस लें तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, लेकिन 8 मैसेजेस के लिए आपको बिट्स कितनी चाहिए होंगी? 3 बिट्स चाहिए होंगी, 2⁻3। तो इसका ये मतलब है कि जितनी प्रोबेबिलिटी होगी log 2 of 1/p, similarly we can encode any one of 8 equiprobable messages with a minimum of 3 binary digits. This is because 3 binary digits form 8 distinct code words which can be assigned to each of the 8 messages. It can be seen that in general we need log 2 of n. 8 के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? log 2 of n binary digits to encode each of n equiprobable messages. Because all the messages are equiprobable, the probability of any one message occurring is 1/n. Hence, to encode each message with probability p, we need log 2 of 1/p binary digits. Thus, from engineering point of view, the information I contained in a message with probability of occurrence p is proportional to log 2 of 1/p. So basically, information इसमें कितनी है? I is equal to k log 2 of 1/p, where k is a constant. Once again, we come to the conclusion that the information content of a message is proportional to the logarithm of the reciprocal of the probability of the message. अगर यही बात हम सारी जो बाइनरी के लिए कर रहे थे फिलहाल कि हम 0-1 को यूज कर रहे थे, अगर हम 8 डिजिट्स के लिए करें तो अगेन एक बिट के लिए था log 2 of 1/p, तो r बिट्स के लिए होगा log r of 1/p, where I is equal to log 2 1/p bits and I is equal to log r 1/p RRE यूनिट्स। यानी कि हम बिट्स की बात कर रहे थे, बिट्स की बात तब करते हैं जब हमारे पास 0 1 हो, जब RRE हमारे पास यूनिट्स हो तो हम उसमें log r of 1/p की बात करते हैं, where 1 RRE unit is equal to log 2 of r bits. Although it is tempting to use the RRE unit as a general unit of information, the binary unit r is equal to 2, r को अगर आप 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बाइनरी बन जाएगा, is commonly used. There is of course no loss of generality in using r is equal to 2. These units can always be converted into other units by using, hence unless otherwise stated we shall use the binary unit for information. The basis of the logarithm function will be omitted but will be understood to be 2. Basically कहने का मतलब ये है कि आपके पास चाहे आप 2 मैसेजेस के लिए 2 बिट्स यूज करें, 3 बिट्स यूज करें, 4 बिट्स यूज करें, प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है तो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होती जा रही हैं। बाइनरी के लिए वो भी सेम केस है और RRE बिट्स उसके लिए भी ये सेम है। RRE बिट्स का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर R3 हम लेंगे तो हमारे पास 0 1 2 इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने मैसेजेस को। अगर R4 है तो हम 0 1 2 3 इन 4 बिट्स हम अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज, जिसको एंट्रोपी भी कहते हैं। एंट्रोपी को आप समझ सकते हैं ऐसे ही है जिस तरह हम एनर्जी की बात करते हैं, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को, किसी चीज़ की अकरेंस को, किसी चीज़ की जो है वो पावर को मेजर करने के लिए हम एनर्जी की या पावर की बात करते हैं। तो इसी तरह मैसेजेस में हम बात करते हैं एंट्रोपी की, एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स। कोई भी सोर्स जो है जो इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को जनरेट करके ट्रांसमिट करता है, उसकी एंट्रोपी की बात हो रही है, एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स। इसको अगर हम देखें, कंसिडर अ मेमोरीलेस सोर्स M। अब मेमोरीलेस सोर्स कौन सा सोर्स होता है? वो सोर्स जिसके अंदर प्रीवियस टाइम की इंफॉर्मेशन यूज ना हो। मेमोरी अगर किसी चीज में होगी तो वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी, तो अगर प्रीवियस वैल्यूज यूज ना हो तो उसको हम मेमोरीलेस कहते हैं। ठीक है, मेमोरीलेस सोर्स M, इमिटिंग मैसेजेस, ये मैसेजेस हैं
हर मैसेज की प्रोबेबिलिटी गिवन है P, और हमेशा याद रखें कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज का सम होगा वो मैक्सिमम 1 होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। A memory source implies that each message emitted is independent of the previous messages। ठीक है, तो कोई भी मैसेज प्रीवियस मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका कोई मेमोरी नहीं है कि वो प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करे। तो जैसे कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर पी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी मैसेज, किसी मैसेज की प्रोबेबिलिटी पी है। हेंस द मीन और एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज एमिटेड बाय द सोर्स। हाँ जी, समेशन i1 to n PII। लेट्स से कि m मैसेजेस है, m मैसेज को अगर हम n टाइम्स काउंट पूरा करें 1 से n तक, तो हर मैसेज की प्रोबेबिलिटी हर इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, पी आई आपको अगर लेट से गिवन है हर मैसेज के लिए, आई आप फाइंड कर लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ पी आई एंड आई आई, द एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज ऑफ अ सोर्स एम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एवरेज एनर्जी की या एवरेज पावर की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं किसी फिजिकल सिस्टम की स्टेट प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं मैसेज की फॉर्म में तो फिर हम कहते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, तो ये आपको एंट्रोपी की डेफिनेशन यहाँ से समझ आ गई होगी, द एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज ऑफ अ सोर्स। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, एच एम बेसिकली जो एंट्रोपी है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, एच ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब होता है कि आपने जितने भी इसमें नंबर्स आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है और उनको ऐड करना है, पी इंटू आई। और आई क्या होता है, आई इज बेसिकली लॉग 1 ऑफ पी आई, और अगर हम पी आई को ऊपर ले आए तो आपको पता है कि लॉग में जो पावर ऊपर आके नेगेटिव होती है वो बाहर माइनस बन जाती है। सो द एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स इज फंक्शन ऑफ द मैसेज प्रोबेबिलिटीज। तो अगर हम देखें तो एंट्रोपी जो है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू फाइंड द मैसेज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट गिव्स द मैक्सिमम एंट्रोपी। तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो जिसमें एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम हुआ है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो, इसी तरह मैसेज भी मैक्सिमम एंट्रोपी वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी को कहते हैं ना, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट जनरेट्स द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी विल हैव द मैक्सिमम एंट्रोपी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी देगी उसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। On qualitative grounds, one expects entropy to be maximum when all the messages are equiprobable। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें पता है कि एंट्रोपी मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी, और ये उसी कैसे पॉसिबल है जब तमाम मैसेजेस जो है वो इक्विप्रोबेबल होंगे। इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो लेट्स से कि बिकॉज एंट्रोपी H इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, the maximum value of H entropy is found from the equation। जी, आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में जब आपने किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने हो तो उसका तरीका ये होता है कि उसका डेरिवेटिव लिया जाता है और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया जाता है। ये सिंपल तरीका है। कभी भी आपने किसी भी फंक्शन का, लाइन का, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आप क्या करते हैं, बेसिकली ये देखें, ये कोई भी फंक्शन है, लाइन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जहां पे इसका डेरिवेटिव स्लोप होता है। स्लोप किसको टेंड्स करेगा, जीरो को। ठीक है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n विद द कंस्ट्रेंट के सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, बिकॉज द फंक्शन फॉर मैक्सिमाइजेशन इज एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी आई लॉग पी आई। हाँ जी, इसकी आपने डेरिवेटिव लेनी है। ठीक है, इसके लिए लैग्रांजियन फंक्शन यूज होता है, इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं कि लैग्रांजियन फंक्शन क्या है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, और डेरिवेटिव को क्या करना है, हमने जीरो के इक्वल पुट करना है। जब डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे आप, तो आपके पास n 2 raised to power lambda over e is equal to 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस केस में क्या होगा, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर इक्विप्रोबेबल, यानी p is equal to 1 over n। To show that equation yields maximum and not minimum, let's say कि ये जो equation है जब तमाम probabilities equal हैं और equiprobable हैं, 1 over n सबकी probability है। We note that when p1 is equal to 1, पहले मैसेज की probability 1 है और बाकी तमाम मैसेज की probability जो है वो 0 है।
so h is equal to 0, whereas the probabilities yields HFM is equal to minus summation 1 over n g. अगर p की जगह हम पुट कर दें, ये देखिए p की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 over n पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, लॉग n। तो मैक्सिमम एंट्रोपी जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग n आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन जिस तरह पहले भी हमने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैक्सिमम एंट्रोपी तब होगी जब तमाम मैसेज इक्वल प्रोबेबल होंगे, और मैक्सिमम एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ n, ठीक हो गया, वेयर n इज द नंबर ऑफ मैसेजेस। द इंट्यूटिव कॉमन सेंस एंड द इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। हाँ जी, जैसे कि हमने पिछली दफा जो है वो इंफॉर्मेशन की जो है वो डेफिनेशन देखी थी, आज हम एंट्रोपी की डेफिनेशन देखते हैं कॉमन सेंस में और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। Earlier we observed that both the intuitive and the engineering viewpoints lead to the same definition of the information, जिस तरह के लास्ट टाइम हमने 13.1 में देख लिया था। The conceptual basis, however, are entirely different for the two point of views. The difference क्या है इन दोनों में? First of all, according to the engineering point of view, the information content of any message is equal to the minimum number of digits. लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जिसमें जितने कम डिजिट्स होंगे, डिजिट्स को हम बिट्स भी कह सकते हैं, जितने कम होंगे उतने उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। एंड देयरफॉर एंट्रोपी इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पर मैसेज रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने देखा कि एंट्रोपी जो है प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली एंट्रोपी क्या, इट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पर मैसेज रिक्वायर्ड। ऑन द एवरेज फॉर एनकोडिंग फ्रॉम द इंट्यूटिव स्टैंडपॉइंट, ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन इज थॉट ऑफ एज बीइंग सिनोनिमस विद द अमाउंट ऑफ सरप्राइज। जनरली कॉमन सेंस में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि कोई ऐसा मैसेज जिसमें जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, सरप्राइज होगा, जो अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, उतना ज्यादा वो उसमें इंफॉर्मेशन होगा। स्मॉलर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इंप्लाइज मोर अनसर्टेनिटी अबाउट द इवेंट। अनसर्टेनिटी इज ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद सरप्राइज, हेंस intuitively the information associated with the message is a measure of the uncertainty or unexpectedness of the message. और अगर हम इसको मैसेज और प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में देखना चाहें तो log 1 over pi is a measure of the uncertainty of the message m, and अगर हम इस सब को सम करें is the average uncertainty per message, which is actually the entropy. Both these interpretations prove useful in the qualitative understanding of the mathematical definitions and results in information theory. Entropy may also be viewed as a function associated with a random variable m that assumes m messages with probabilities. हाँ जी, अगर आप एंट्रोपी को देखना चाहें पर मैसेज के हिसाब से तो h is equal to p of mi into log of 1 over pmi. This is also entropy. Thus we can associate entropy with every discrete random variable. हाँ जी, ये m जो है वो discrete random variable को represent कर रहा है। If the source is not memoryless, अगर उसमें previous values भी यूज हो रही हैं तो क्या होगा, I in the event that a message emitted at any time is dependent on the previous messages, then the source entropy will be less than HFM. तो HFM की equation उसमें valid नहीं होगी. This is because the dependence of message on previous message reduces its uncertainty. जब भी मैसेज की अगले की पिछले पे डिपेंडेंस आ जाएगी तो उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। जाहिर है वो एक आप तरह से एस्टिमेट निकाल सकते हैं ना, फिर तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी भी कम होगी और इसी तरह एंट्रोपी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो कुछ चीजें थी रिलेटेड टू एंट्रोपी। नेक्स्ट इज 13.2, जो एक्चुअली हमारा मेन एम है, आगे इसको हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो है बेसिकली सोर्स एनकोडिंग। सोर्स एनकोडिंग क्या होता है, आपको याद होगा कि जब हमने डिजिटल कम्युनिकेशन का चैप्टर लास्ट पढ़ा था 7, उसमें जो सबसे पहला स्टेप था वो सोर्स एनकोडिंग का था। ठीक है, क्या हो रहा था सोर्स एनकोडिंग में कि जो भी मैसेज आ रहा है वो बिट्स में कन्वर्ट हो रहा था। याद है आपको? डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं पिछली वाली जी। आप लोगों को याद है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में वो सोर्स एनकोडिंग होती है कि जो भी मैसेज है उसको आपने बिट्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सोर्स एनकोडिंग। अब इसमें कितनी बिट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि हमें पता है कि जितनी कम बिट्स इस्तेमाल होंगी उतना ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन रेट, डाटा रेट, बिट ट्रांसमिशन रेट और उतना ही कम आपका बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। इसलिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए वो बिट्स यूज करनी चाहिए जो कि कम से कम हो।
So the minimum number of binary digits required to encode a message was shown to be equal to the entropy log 1 over p, जो कि information है basically. If all the messages of the source are equiprobable, each message with same probability. We shall now generalize this result to the case of non-equiprobable messages. Equiprobable message वो होते हैं वो तमाम messages जिनकी probability same हो. Non-equiprobable messages वो होते हैं जिनकी probabilities different हो. We shall show that the average number of binary digits per message required for encoding is given by h of m in bits. क्या मतलब कि जो भी एंट्रोपी है उतनी ही बिट्स रिक्वायर्ड होंगी. लेट अ सोर्स m emit, अब ये हम इसको बेसिकली देख रहे हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए किसी भी मैसेज को एनकोड करने के लिए वो उसकी एंट्रोपी के इक्वल है. क्या मतलब लेट अ सोर्स m emit messages m1 to mn with probabilities p1 to pn. जब भी हम बात करते हैं ना कि एक सोर्स है, इसका मतलब है कि एक ट्रांसमीटर है. ठीक है, एक ट्रांसमीटर है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर साइड पे रिसीव हो रहे हैं. तो ये n मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं और जाहिर है कि हर मैसेज की n आई प्रोबेबिलिटी p. Consider a sequence of n messages with n tends to infinity, यानी let's say कि infinity infinite messages हैं. Let ki be the number of times message occurs in this sequence. हाँ जी, 100 दफा मैसेज आया फॉर एग्जांपल एक, उसमें कितनी दफा एक पर्टिकुलर मैसेज रिपीट हो रहा है वो आपके पास mi है. Then according to the relative frequency interpretation of law of large numbers, हाँ जी, रिलेशन बेसिकली क्या होगा, अगर इनफाइनाइट मैसेजेस हैं तो ki over n is equal to pi, which is basically the probability. Thus the messages occur np times in a sequence of n messages. Therefore in a typical sequence of n messages m1 will occur np1 times. ठीक हो गया, ये तो सिंपल मैथ्स है ना कि आपके पास n मैसेजेस है तो m1 मैसेज np1 टाइम्स अगर होंगे, m2 मैसेजेस जो है np2 टाइम्स अगर होंगे एंड सो ऑन. Because the n messages of probability occur np1 np2 times and because message is independent, the probability of occurrence of a typical sequence बेसिकली किसको कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं एक खास मैसेजेस के रिलेशन को. लेट्स से कि एक मैसेज m1 m2 m3 एक सीक्वेंस बन गया. ठीक है, m1 m2 m3 कितने बार रिपीट होता है, ये एक सीक्वेंस है आपके पास जो कि इस पर डिपेंड कर रहा है. Because all possible sequences of n messages from this source have the same composition of all the sequences are equiprobable, you can consider these long sequences as new messages. अब बेसिकली ये जो इक्वेशंस आगे आपके पास आ रही हैं ये आपके पास बाइनरी डिजिट्स की सीक्वेंस के मैसेजेस के और प्रोबेबिलिटीज का रिलेशन है. ठीक है, ln is equal to log 1 over probability of sn. ये आगे एक एग्जांपल बेसिकली हम करेंगे, उसमें ये फार्मूला जो है वो यूज होंगे. तो जस्ट आपको ये फार्मूला जो है वो बेसिकली पता होना चाहिए जो कि आगे हम यूज करेंगे. अब ये जो हमने सोर्स कोड पढ़ा है कि हमने कहा जी कि जब भी आपके पास कोई मैसेज आया और उसको सोर्स एनकोडिंग के थ्रू हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनमें से एक मेथड अभी हम देख रहे हैं विच इज कॉल्ड हफमैन कोडिंग. बेशुमार किस्म के कोड्स हैं. एक बंदे ने प्रेजेंट किया हफमैन कोड, तो ये हफमैन कोड क्या होता है, कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं. अभी तक यहाँ तक हमने जो चीज सीखी है वो सुन लें. वो ये है कि कोई भी मैसेज है इसको आपने बिट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, और ये काम कौन करेगा, सोर्स एनकोडर. अब सोर्स एनकोडर ने ये काम कैसे करना है, वो ये काम करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटीज. जो मैसेज की प्रोबेबिलिटी है उसके मुताबिक जो है वो सोर्स एनकोडर जो है वो सोर्स मैसेज सोर्स को एनकोड करेगा किसी ना किसी बिट्स में और कोड में. तो बेसिकली अभी तक हमने ये देख लिया कि जब भी आपने मैसेज को बिट में कन्वर्ट करना है तो सोर्स एनकोडर को क्या जरूरत पड़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी उसकी. ठीक हो गया, इट विल रिक्वायर दी प्रोबेबिलिटी. The source encoding theorem says that to encode a source with entropy h, we need on the average a minimum of hm binary digits per message. अभी तक हमने देख लिया कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, जितनी एंट्रोपी है. The number of digits in the code word is length of the code word. Thus, the average word length of an optimum code is h. Unfortunately, to attain this length, in general, we have to encode a sequence of n messages infinity.
If we wish to encode each message directly without using longer sequences, then in general the average length of the code word per message will be greater than h. तो हम ये चाहते हैं कि मिनिमम लेंथ का कोड इस्तेमाल हो. In practice, it is not desirable to use long sequences since they cause transmission delay and add to equipment complexity. ख्याल रखें कि short codes are more useful. Hence, it is possible to encode message directly even if the price has to be paid in terms of increased word length. In most cases, the price turned out to be small. The following is the procedure. अब ये बेसिकली हम हफमैन कोड कैसे बनाया जाता है इसका तरीका देख रहे हैं. ठीक है, अब ये एक हफमैन कोड बनाने का मेथड है. इसके अलावा और बेशुमार कोड्स हैं जिसको हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज सोर्स एनकोडर्स. सबसे पहले क्या करना है, वी फर्स्ट अरेंज द मैसेजेस इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग प्रोबेबिलिटी. हाँ जी, ये जो हफमैन कोड बनाने का मेथड है इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स हमने करनी है. आप समझ लें कि अभी तक इंफॉर्मेशन थ्योरी में हमने चैप्टर नंबर 13 में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है. ठीक है, तो पिछली चीजें जो है वो जस्ट थियोरेटिकल थी, अब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं सोर्स एनकोडिंग में. ठीक है, ये आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर. क्या करना है, या हमने जितनी भी चैप्टर 13 में अभी तक थ्योरी पढ़ी है वो आप समझ लें कि फार्मूलाज थे जो यहाँ पे अब हमने इस्तेमाल करने हैं. वी फर्स्ट अरेंज द मैसेजेस इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले तमाम मैसेजेस को डिसेंडिंग प्रोबेबिलिटी में अरेंज करना है. लेट्स से कि हमारे पास 6 मैसेजेस हैं. लेट्स से वी हैव 6 मैसेजेस विद प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.25, 0.15, 0.28, 0.08 एंड 0.10. ये देखें डायग्राम से इसको देख लेते हैं. 6 मैसेजेस हैं हमारे पास, हर एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है. इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. डिसेंडिंग में मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम 1 की है और सबसे कम प्रोबेबिलिटी जो है हम 6 की है. अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि आपने इन प्रोबेबिलिटीज को रिड्यूस करना है जिसको रिड्यूस सोर्सेज कहा जाता है. रिड्यूस सोर्सेज कैसे करते हैं, आखिरी 2 जो प्रोबेबिलिटीज है इन दोनों को ऐड करना है आपने. ठीक है, लास्ट 2 प्रोबेबिलिटीज 0.08 और 0.10 को ऐड करें, क्या आंसर आएगा? 0.18. अच्छा, अब आपके पास ये 2 प्रोबेबिलिटीज एक में कन्वर्ट हो गई और बाकी कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 4 ये और एक ये, कितनी रह गई? 5 रह गई प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, तो अब ये जो 5 हैं, 4 ये और एक जो इन दोनों को सम करके बनी है, इनको अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0.18 यहाँ पे आ जाएगा, 0.15 और 0.12 के दरमियान. ये बात समझ आ रही है आपको? इन दोनों के दरमियान आ जाएगा ना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं. अच्छा, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने दोबारा ये काम करना है कि लास्ट 2 प्रोबेबिलिटीज को सम करना है. अब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा? 0.27. ठीक है, 0.27, 0.30, 0.25, 0.18. अब अगेन इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. ये प्रोसीजर आपने रिपीट करना है अनटिल ये कि आपके पास सिर्फ 2 मैसेजेस की प्रोबेबिलिटीज रह जाए. ठीक हो गया? 2 प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है आपको ना यहाँ पे. अब आपने क्या करना है, अब आपने कोडिंग करनी है. कोडिंग, ठीक है, कोडिंग करने का आसान सा तरीका है. तरीका क्या है कि आप आखिरी 2 जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको कोड दे दे 1 और 0 का. ठीक हो गया? इसके बाद अब आप पीछे चलते जाए सम की तरफ. ये किन 2 का सम था? ये इन 2 का सम था. इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का कोड 1, 0 था. अब इसकी राइट वाली अगर आप बिट देखें तो 1 और 0. ठीक हो गया? फिर अगेन पीछे है इन दोनों के ऊपर तो ये 1, 0. ठीक है, बाकी आपको समझाता हूँ, अभी आप 1, 0 को देखते जाए. फिर अगेन यहाँ पे आपके पास 1, 0 और फिर अगेन यहाँ पे 1, 0. 2 जिन 2 का सम था. अच्छा, अब इसमें से अगर आप देखें तो ये 0.43 यहाँ पे था, इसका कोड क्या था? 1 था, वो यहाँ पे दोबारा हमने लिख दिया 1 कोड. ठीक हो गया? अच्छा, अब इधर वापस आए. यहाँ पे आपके पास 0.27 का कोड क्या था? 01. ये हमने लिख दिया 01. 0.30 का कोड क्या था? 00. ये हमने लिख दिया 00. अब इसका सेकंड डिजिट कैसे बनेगा कि आपने इसके सेकंड डिजिट को पहली स्टेज में कर दिया 0, नेक्स्ट स्टेज में आपने इसके सेकंड डिजिट को क्या कर दिया है? 1 कर दिया है. फिर अब सेकंड डिजिट के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड डिजिट की, तो आपने थर्ड डिजिट क्या करना है? 0. और अगेन फोर्थ के स्टेज पे यहाँ पे जब कोड बनेगा तो आपने इस 0 को रिप्लेस कर देना है 1 से.
तो कर क्या रहे हैं हम कि ये 0 1 के साथ 0 0 आ गया, राइट, फिर 0 1 के साथ 1 1 आ गया, फिर 0 1 के साथ आपके पास 1 1 और 0 0 का कॉम्बिनेशन आ गया, फिर 0 1 के बाद 1 1 के बाद 0 0 की जगह 1 1 का कॉम्बिनेशन आ गया। और इस डायरेक्शन में जब आप चलते जाएंगे तो आप जो कोड रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.43 था, इसका कोड यहाँ से उठा के लिख दिया, 0.27 और 0.30 का कोड यहाँ से उठा के लिख दिया, 0.18, 0.25, 0.30 ये 3 कोड्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिए, 0.12, 0.15, 0.25, 0.30 ये चारों कोड यहाँ लिखे हैं, इधर से उठा के यहाँ लिख दिया। तो ये एट द एंड आपको ये जो है वो कोड मिल गया, ठीक है। जब आपने M1 ट्रांसमिट करना है तो उसकी जगह क्या ट्रांसमिट करेंगे, 0 0, M2 की जगह ट्रांसमिट करेंगे 1 0, M3 की जगह 0 1 0, M4 की जगह 0 1 1, M5 की जगह 1 1 0 और M6 की जगह 1 1 1। तो ये बेसिकली हफमैन कोडिंग का मेथड है। अगर इसी को इस टेबल 13.1 और 2 में जो हमने हफमैन कोडिंग का मेथड समझा नहीं समझाया तो पूछ लें, अगर आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। कि हमारे पास जो है वो 6 मैसेजेस थे, तमाम की प्रोबेबिलिटीज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी। उसके बाद लास्ट 2 मैसेजेस का एग्रीगेट सम ले लेते हैं हम, जिसका 0.18 आया था। दिस लीव्स 5 मैसेजेस, बाकी आपके पास 5 रह गए। इनको अगेन आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। वी रिपीट दिस प्रोसीजर बाय एग्रीगेटिंग द लास्ट 2 मैसेजेस इन द सेकंड कॉलम। यानी इस तरह करते करते आप एंड तक चले गए। दिस इज डन अंटिल द नंबर ऑफ मैसेजेस इज रिड्यूस्ड टू 2 आपके पास यहाँ पे एट द एंड रह गए थे, ठीक हो गया। Those messages are now assigned 0 and 1 as the first digit in the code. 0 और 1 assign कर दिया। We now go back and assign the numbers 0 and 1 to the second digit for the 2 messages that were aggregated in the previous step. हाँ जी, again 0 1 इसका second digit 0 1 हो गया। We keep regressing in this way until the first column is reached. हाँ जी, 0 1 0 1 0 1 0 1. The code finally obtained for the first column can be shown to be optimum. हाँ जी, अगर हम इसको देखें तो यहाँ ऑप्टिमम है। तो कंप्लीट प्रोसीजर आपने जो है वो यहाँ पे देख लिया। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिमम कोड किसको कहते हैं, ऐसा कोड जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, ठीक है। द ऑप्टिमम हफमैन कोड ऑब्टेन्ड दिस वे इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट कोड, इसको कहते हैं जो ऑप्टिमम कोड होगा। द एवरेज लेंथ ऑफ द कॉम्पैक्ट कोड इन द प्रेजेंट केस। हाँ जी, एवरेज लेंथ का मतलब है ये जो आपके पास कोड की लेंथ आ रही है, कितनी होती है एवरेज लेंथ, L इज इक्वल टू समेशन I 1 to N। एन का मतलब मैसेज आपके पास 1 2 3 4 5 6 थे। PI LI, PI प्रोबेबिलिटी और LI इज द को लेंथ। लेट्स से हम प्रोबेबिलिटी 0.3 देखें तो 0.3 के कितने बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं। 0.25 की कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं। 0.15 की 3 बिट्स हैं। 0.12 की 3 बिट्स हैं। 0.1 की 3 बिट्स हैं और 0.08 की 3 बिट्स हैं। तो इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास 2.45 बाइनरी डिजिट्स एवरेज लेंथ आ जाएगी। एंट्रोपी इसकी कैसे निकलेगी, एच ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन I 1 to N PI इंटू लॉग 2 1 over PI, ठीक है। ये PI आपको गिवन है 0.3 0.25 0.15 0.12 0.1 और 0.08, ठीक है। इन सब का इनवर्स लेके लॉग ले लें, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और सबको सम कर लें। एज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ जी, तो ये H क्या देता है बेसिकली, एंट्रोपी। एंट्रोपी आपको पता है कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ भी होती है, is 2.418 binary digits. By using direct coding the Huffman code, it is possible to attain an average length of 2.45 bits in this example. This is a close approximation to the optimal performance. तो सबसे कम कोड लेंथ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्टिमम वो 2.418 है। हमें कितनी अचीव हो रही है, 2.45। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम जो है ऑप्टिमम लेंथ को अचीव कर रहे हैं। Thus little is gained by complex coding of a number of messages in this case. अब इस जो कोड को हम बनाते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं कि ये अच्छा या बुरा है। द मेरिट ऑफ एनी कोड इज मेजर्ड बाय इट्स एवरेज लेंथ इन कंपैरिजन टू H। अगर हम एवरेज लेंथ देखें ईटा, कोड एफिशिएंसी इज इक्वल टू H over L। H इज द अगेन एंट्रोपी और L इज द कोड लेंथ, वेयर L इज द एवरेज कोड लेंथ। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 2.418 over 2.45 ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। रिडंडेंसी कहते हैं कि एक्स्ट्रा कितनी बिट्स यूज हो रही है, इज इक्वल टू 1 over ईटा, तो 1 over eta 0.0424। Even though the Huffman code is a variable length code है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 बिट्स में और 3 बिट्स में, तो इसको हम वेरिएबल लेंथ कोड कहते हैं, ठीक है। इट इज यूनिकली डिकोडेबल। हाँ जी, यानी जब भी आप इसको डिकोड करेंगे तो यूनिक ही होगा, रिपीट नहीं होगा। इफ वी रिसीव अ सीक्वेंस ऑफ Huffman coded messages, it can be recorded only one way, that is without ambiguity.
For instance, if the source in this exercise were to emit the message sequences, अगर लेट्स से कि हम ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं M1, M5, M2, M1, M4, M3, M6, तो ये कोड बनेगा आपका। ये कोड कैसे बनेगा? ये पुट करते जाए, यहाँ से आप M1 की वैल्यू पुट करें, ठीक है, M3 की पुट करें, M4 की पुट करें, तमाम वैल्यूज आप यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दें। The reader may verify that this message sequence can only be decoded via same sequence, even if there is no demarcation between the individual messages. तो decode करना जो है वो इसकी हमेशा unique होगा। This uniqueness is assured by the special property that no code word is a prefix of another longer code word. अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे बेसिकली कोड वर्ड जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं बनते, ठीक है, इसलिए जो है ये नहीं रहता है। A similar procedure is used to find a compact R-array code. हाँ जी, any length, अभी तो हमने जो है वो बाइनरी देखा था ना 0-1 केस में, 0-1 सिर्फ यूज कर रहे थे। R-array का मतलब है कि हम 0-1-2-3 लेट से, या 4-array का मतलब है 0-1-2-3, 5-array का मतलब है 0-1-2-3-4 हम यूज करें। In this case, we arrange the messages in descending order of probability, combine the last R messages into one message, and rearrange the new set, reduced set, जिससे हमने अभी reduced set बनाया था, in the order of descending probability. We repeat the procedure until the final set reduces to R messages. ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे हम देखें तो हमने R जो है वो 4-array की बात करें तो 0-1-2-3 तक हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल में आएंगे दोबारा। Each of these messages is now assigned one of the R numbers. अब हर मैसेज को हम R numbers असाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे? We now regress in exactly the same way as in the binary case until each of the original message has been assigned a code. Again हम जो है वो बैक साइड पे आएंगे ताकि हर मैसेज को कोड असाइन हो जाए। For an R-array code, we will have exactly R messages left in the last reduced set if and only if the total number of original messages is R plus K minus 1, K into R minus 1, where K is an integer. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 मैसेज हैं तो 7 ही कोड्स आएंगे। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि हमारे पास ये फुलफिल होना चाहिए। R क्या है? R-array मैसेज, और K क्या है? नहीं, इंटीजर। This is because each reduction decreases the number of messages by R minus 1. Hence, if there is a total of K reductions, the total number of original messages must be R plus K into R minus 1. In case the original messages do not satisfy this condition, we must add some dummy messages with zero probability of occurrence. अगर हमारे पास messages की number of messages इतने नहीं है तो हम एक dummy message assign कर देंगे जिसकी probability क्या होगी? 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस केस में हमने एक dummy message लगाया हुआ है जिसकी probability 0 है। For example, if R is equal to 4, 4-array message की बात करें and the number of messages is 6, then we must add one dummy message with zero probability of occurrence to make the total number of messages 7. That is 4 plus 1 into 4 minus 1. 13.1 जी एग्जाम्पल हमने समझ लिया कि ये बेसिकली सॉल्व कैसे करनी है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे। A memoryless source emits 6 messages, हाँ जी दोबारा 6 messages हैं, probabilities given है हमें, ठीक है। Find the 4-array quaternary जिसमें 0 से 3 तक हम जा सकते हैं Huffman code. Determine its average word length, efficiency and redundancy. ये तमाम फार्मूलाज हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो देखें ये एफिशिएंसी थी, ये इसकी एवरेज लेंथ थी और ये इसकी रिडंडेंसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने मैसेजेस को अरेंज करना है, ठीक है। ये देखें, सॉरी A memoryless source emits messages M1 and M2. Sorry, next example पे चला गया, पहले 13.1 करते हैं। A memoryless source emits 6 messages with probabilities हमें given है। Find the 4-array quaternary Huffman code. Determine its jump. In this case, we need to add one dummy message to satisfy the condition. हाँ जी, इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है। कैसे करेंगे? R 4 है प्लस K 1 हम एक्स्ट्रा मैसेज डालने हैं इंटू 4 minus 1, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7। Huffman code is found in table 13.3. तो ये हमारा कोड है M1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और आखिरी जो हमने डमी मैसेज डाला उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। लेंथ ऑफ द कोड L, हाँ जी लेंथ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इनटू बिट्स। सबसे पहले हमने मैसेज के कोड्स निकालने हैं। कोड्स निकालने का तरीका यही है कि आप लास्ट 2 को सम करेंगे, इसका सम क्या आ जाएगा?
0.08, ठीक है। अब आपके मैसेजेस कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 मैसेजेस रह गए, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। अगेन आखिरी दो को सम करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने इस स्टेज में किया था ना, दो दो बिट्स को इकट्ठे करके हम इधर तक गए थे। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं, ये जो आपको टेबल में नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बात समझ आ रही है मेरी? ये आप चलते जाएंगे ना, पहले 6 आएंगे, फिर 5 होंगे, फिर 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 मैसेजेस पे आके आप रुक जाएंगे। जब हम बाइनरी केस में कर रहे थे तो बाइनरी में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 1, तो हम 2 पे आके रुक गए थे। अब हम क्वार्टरनरी की बात कर रहे हैं जिसमें 4 मैसेजेस 4 तक जा सकते हैं, तो ये हम 0 1 2 3 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप हम वापस आएंगे और हर प्रोबेबिलिटी को कोड देते जाएंगे, तो ये हमारा कोड बन जाएगा 0 2 3 1 0 1 1 1 2 1 3, ठीक है। ये टेबल बना के आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये आपने जब हम क्लास एंड करेंगे तो बाद में टेबल बना के कीजिएगा, अगर कोई ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। इसकी जो एंट्रोपी है H4, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज किया है, ये एंट्रोपी आ गई, तो ये मिनिमम बिट्स हैं। एफिशिएंसी निकालनी है, 1.2 और 1.3 गिव्स यू 0.93, और रिडंडेंसी कितनी है 0.07। और इस केस में L कहाँ से निकालना है? 0.3 हर मैसेज की प्रोबेबिलिटी इनटू इट्स बिट्स, ठीक है। ये आपके पास 1.3 आ जाएगा। टू अचीव कोड एफिशिएंसी, अच्छा मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 है, n इंफिनिटी होना चाहिए। द हफमैन कोडेड यूजेस n इज इक्वल टू 1, बट इट्स एफिशिएंसी इज इन जनरल लेस देन 1। अभी हमने देखा कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 0.93 आ रही है। A compromise exists between these two extremes of n1, यानी आपके पास जो है वो, और n infinity, एक मैसेज हो या infinity messages हो। We can encode a group of 2 or 3 messages. In most cases, the use of n is equal to 2 or 3 can yield an efficiency close to 1. Efficiency 1 कैसे achieve कर सकते हैं? 13.2 example है, a memory-less source emits messages with probabilities 0.8 and 0.2. Find the optimum binary code for this message source as well as for the second and third order extensions. Second and third order extension का मतलब है कि जब आप मैसेज 2 कर लें या 3 कर लें, determine the code efficiencies. हम देखेंगे 2 और 3 जब हम करेंगे तो efficiency 1 के करीब चली जाएगी। Huffman code for the source is simply 0 and 1. जाहिर है कि सिर्फ 2 मैसेजेस हैं। L क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H फार्मूला ही पुट करेंगे, वही फार्मूलाज हैं जो पिछली एग्जांपल में यूज किए हैं। 0.72 हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी 0.7, ठीक है। यहाँ पे गिवन है मैसेजेस M1 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 M2 M2 M1 M2 M2, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये कोड्स हैं, और ये रिड्यूस सोर्सेज हैं। यहाँ पे वापस हम आएंगे तो हमें मैसेज की प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर द सेकंड ऑर्डर एक्सटेंशन देयर आर 4 पॉसिबल कंपोजिट मैसेजेस, तो प्रोबेबिलिटीज दिस हफमैन कोड इज गिवन। और अगर हम बात करें कोड लेंथ की, तो L डैश क्या हो जाएगा? 1.56। एफिशिएंसी देखें यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हम N3 करेंगे, N3 का मतलब है ये 3 मैसेजेस का पेयर। N2 का क्या मतलब था? 2 मैसेजेस का पेयर। 3 मैसेजेस के कितने पेयर बनेंगे? 0 से लेकर 7 तक। 2⁻³ 8 होता है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसको अगर हम लेके आएंगे वापस, तो आप देख सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो 0.989 पे चलेगी। तो जितना n इंक्रीज करेंगे उतनी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 जो है वो मिल जाती है n इंफिनिटी के केस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये आपने करना है सॉल्व एक दफा, ताकि आपको ये एग्जांपल्स समझ आ जाए, ठीक है।